जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र भारतीय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस ऑनलाइन स्टडी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान विषय को लेकर चल रहे हैं, जिसमें यह हमारा पार्ट 4 वीडियो है। यदि आपने पहले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। जैसे इस वीडियो में हम जानेंगे संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है, और इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण और दोष तथा उनको दूर करने की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि किसी धातु का अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आकर संक्षारित होने की रासायनिक प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी धातु है, यदि वह अम्ल या नमी के संपर्क में आएगी, उसके बाद उसमें कोई बदलाव आएगा या वह संक्षारित होगी, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे आप जान सकते हैं लोहे में जंग लगना, तो ये कौन सी प्रक्रिया है स्टूडेंट्स? लोहे में जंग लगना संक्षारण की प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे के जंगले व खिड़कियाँ तथा जो गेट्स वगैरह होते हैं, उन सब में क्या होता है, यदि उसमें हम पेंट नहीं करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। तो सब कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? संक्षारण की प्रक्रिया के अंतर्गत। जैसे दूसरा एक देख लेते हैं, चांदी या सिल्वर, चांदी या सिल्वर में काली परत का चढ़ना। जैसे आपने देखा होगा चांदी के जो गहने वगैरह होते हैं या फिर सिल्वर के जो बर्तन होते हैं, उनमें जो परत चढ़ती है वो किस कलर की होती है? काली परत चढ़ती है। तो वो भी कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? संक्षारण की प्रक्रिया के अंतर्गत। जैसे एक और देख लेते हैं, तीसरा उदाहरण, तांबा में हरी परत का चढ़ना, हरी परत का चढ़ना, ये भी कौन सी प्रक्रिया है? संक्षारण। जैसे आपसे यदि पूछा जाए तांबे के बर्तनों में हरी परत का चढ़ना कौन सी प्रक्रिया, तो आप बताएंगे संक्षारण। या आपसे पूछा जाए चांदी या सिल्वर में काली परत का चढ़ना कौन सी प्रक्रिया, आप बताएंगे संक्षारण। या फिर आपसे पूछा जाए लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है, तो आप बता देंगे संक्षारण। तो आइए देखते हैं विकृत गंधिता क्या होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर, यानी कि जब वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर, ऑक्सीकृत मतलब उपचयन, ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा का, यानी कि जो तैलीय पदार्थ होंगे, तेल से बने प्रोडक्ट या फूड होंगे, उनका विकृत गंधी अर्थात खराब होना, विकृत गंधी होकर उनके स्वाद एवं गंध में क्या हो जाए? बदलाव हो जाए। और इस बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो फिर से देख लेते हैं कि वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने पर तेल एवं वसा का विकृत गंधी होकर अर्थात नष्ट होकर, खराब होकर उनके स्वाद एवं गंध में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे आपने देखा हो, जैसे तेल या वसा से बना हुआ कोई फूड या भोजन हो, वो काफ़ी समय तक रखा रहे, जिसे आप बासी भोजन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ भी अलग प्रकार की गंध आने लगती है और उसके स्वाद में भी कुछ विकृति आ जाती है, कमी आ जाती है। तो सब कैसी प्रक्रिया है? विकृत गंधिता है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं, बासी
भोजन में या बासी भोजन के स्वाद एवं गंध में परिवर्तन। ये कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? विकृत गंधिता। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह होते हैं जो पैकेट में आते हैं, तो उनमें यदि कोई पतला सा भी सुराख या छिद्र कर दिया जाए तो उसमें जब वायु प्रवेश हो जाएगी तो उसका जो स्वाद होगा वो भी बदल जाएगा और वो चिप्स क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। इसलिए उस चिप्स के अंदर जो पैकेट होते हैं उसमें हम उसमें कंपनी जो होती है कौन सी गैस डालती है? नाइट्रोजन गैस पहले से ही भर देती है, जिससे वो फूली रहती है और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो ये रहा आपका संक्षारण एवं विकृत गंधिता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब रासायनिक समीकरण के लाभ एवं कमियां अर्थात दोष की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण के लाभ में नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है, अर्थात कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें कौन कौन से पदार्थ या तत्व भाग ले रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट में आपको क्या देखना है लाभ में कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें और क्या पता चल जाता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अभिक्रिया अभिकारक व उत्पाद के परमाणु या अणु का ज्ञान होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के कितने अणुओं या कितने परमाणुओं ने सहयोग किया या पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। चौथा, तत्वों के द्रव्यमानों व आयतनों का ज्ञान होता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व होंगे वो उनके द्रव्यमान व आयतनों का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या है? रासायनिक समीकरण के लाभ हैं। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण के दोष या कमियां क्या हैं। तो सबसे पहला नंबर देख पा रहे हैं आपके अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था। अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि का ज्ञान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट दूसरा है कि अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक, यानी कि कोई भी अभिक्रिया कितने उच्च ताप या निम्न ताप या फिर दाब या किस उत्प्रेरक की सहायता से यह अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका है अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का ज्ञान नहीं होता, अर्थात अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो रही है इसका भी बोध नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट है कि अभिक्रिया के उत्क्रमणी व अनुत्क्रमणी का ज्ञान नहीं होता कि यानी कि कौन सी अभिक्रिया है वो एक ही दिशा में संपन्न होने वाली है या दोनों दिशाओं में संपन्न होने वाली है, इसका भी ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब चर्चा करते हैं रासायनिक समीकरण के दोष को दूर करना या कमियों को दूर करना, कैसे दूर करेंगे। रासायनिक समीकरण के दोष को दूर करना या कमियों को दूर करना। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट क्या काम करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों, यानी कि आप कह सकते हैं अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था अवस्थाओं जैसे ठोस को S से
गैस को G से द्रव को L से व विलयन को AQ से प्रदर्शित करके, यानी कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को, जैसे यदि कोई भी तत्व या पदार्थ है वो किस अवस्था में, अगर ठोस अवस्था में, तो उसको उसके साइड में हम क्या काम करेंगे। जैसे मान लेते कि मैग्नीशियम भाग ले रहा है और ये ठोस अवस्था में, तो इसको हम इस तरह मैग्नीशियम लिख के यहाँ पर साइड में क्या काम करेंगे, कोष्टक में S लिख देंगे। और यदि ये गैस अवस्था में होगा तो इसी के बगल में हम G लिख देंगे। और यदि यह लिक्विड रूप में है, द्रव अवस्था में है, तो L से, और यदि ये विलयन के रूप में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक यानी इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं जिस अवस्था में वह भाग ले रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आवश्यक ताप दाब व उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर, जैसे मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया में मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल जो है आपका वो कहीं बदल रहा है वाष्प में, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिख देंगे। और मान लीजिए अगर कोई कुछ वायुमंडलीय दाब, जैसे मान लीजिए कि 280 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, और तो हम इसको यहाँ लिख देंगे। और मान लीजिए कि ये इससे बनने में क्या हो रहा है, मान लेते जैसे ये किसका ऑक्सीजन उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन को हम यहाँ पर, यदि निकिल कार्य कर रहा है तो निकिल को यहाँ पर दर्शा देंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अभिक्रिया में अवक्षेप को डाउन तीर से या डाउन एरो से व गैस को अप एरो से दर्शाना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें जो अवक्षेप जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यदि वो अवक्षेप के रूप में है, जैसे मान लीजिए कि NaCl प्राप्त हुआ, किससे, सोडियम प्लस क्लोरीन की क्रिया से। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये हमारा जो NaCl ये किस रूप में है, अवक्षेप के रूप में है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन यदि अगर ये गैस रूप में है तो इसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे। नेक्स्ट आपको चौथा पॉइंट याद रखना है कि यदि अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो रही है, मुक्त हो तो प्लस चिन्ह व खर्च हो तो माइनस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और इसके बनाने में मान लीजिए सपोज दैट कि
इतना किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो इसको हम प्लस चिन्ह से। लेकिन अगर इसी को बनाने में यदि ऊष्मा हमारी क्या होगी, अवशोषित होकर खर्च होगी, तो हम उसमें क्या करेंगे, अभिकारक पदार्थ की ओर उतना माइनस करके लिख देंगे, इतना किलो कैलोरी। यानी खर्च होगी तो अभिकारक की ओर लिखेंगे, और जब वो मुक्त होगी तो उत्पाद की ओर लिखेंगे। तो ये रहे रासायनिक समीकरण के दोष को दूर करने के उपाय। अब नेक्स्ट आपको एक लास्ट हेडिंग जान लेना है कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। लास्ट है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक व उत्पाद दोनों और तत्वों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या समान न हो, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर अर्थात अभिकारक व उत्पाद परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान ना हो, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नीशियम के एक अणु और एक परमाणु है, इधर भी एक अणु एक परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर एक अणु और दो परमाणु है, जबकि इधर एक ही अणु और एक ही परमाणु है, अर्थात एक परमाणु की संख्या कम है। इसलिए कैसा समीकरण है? असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित समीकरण है। ये आपका क्या है? मैग्नीशियम ये क्या है? ऑक्सीजन, और ये आपका क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रहा आपका कंकाली रासायनिक समीकरण। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।